गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग आज हमारी पहली यूनिट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को रिवाइज करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। ये यूनिट बेटा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, तो सबसे पहली चीज हमारे सामने जो आती है बेटा वो आती है मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग है क्या। तो प्लानिंग एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें हम सोचते हैं। आई मीन टू से वी थिंक। क्या करते हैं बेटा हम लोग? सोचते हैं, ठीक है। और थिंकिंग हमेशा हमारा जो है वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, यानी कि थिंकिंग हम हमेशा फ्यूचर के बारे में करते हैं, यानी कि जो भी हमें सोचना है या हमें प्लान करना है वो किस में करना है? हमें एडवांस। We always think in advance whenever we are doing planning। तो हमारी डेफिनेशन बनी प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। अब हम जब सोच रहे हैं बेटा तो कोई ना कोई तो हमारे पास गोल होगा या टारगेट होगा। तो हमारी डेफिनेशन यही कंप्लीट हो जाती है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी थिंक इन एडवांस अबाउट व्हाट? अबाउट what to achieve goal, या हम कह सकते हैं डिजायरेबल गोल। एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ गोल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गोल को डिटरमाइन करते टाइम हमें दो चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हमारा जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? अचीवेबल। और दूसरा रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल मस्ट बी अचीवेबल और रियलिस्टिक। अब सपोज करिए आप एक फिक्टिशियस गोल लेते हैं, ठीक है, या कोई भी एक ऐसा गोल लेते हैं जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल है, तो उसको डिटरमाइन करने का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए करंट सिनारियो में अगर मैं मून पे अपार्टमेंट बनाने के बारे में सोचूं तो जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है, ठीक है। फ्यूचर का हमें पता नहीं, फ्यूचर पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप होता है कि वहाँ लोग रहने लगे, लेकिन करंट टाइम में अभी पॉसिबिलिटी नहीं। इसी तरीके से मैं एक दिन में सोचूं कि मैं अंबानी बन जाऊं तो इसकी भी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन करंट सिनारियो में इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ गोल के टाइम हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि गोल मस्ट बी अचीवेबल और रियलिस्टिक, ठीक है। या हम कह सकते हैं बेटा प्लानिंग हमें एक सिंपल सा रूट मैप प्रोवाइड कराता है। एग्जांपल के लिए ये एक भाई साहब है, इनको रास्ते में एक रिवर मिली और इनका जो गोल है वो अपोजिट साइड ऑफ रिवर। तो इनके पास कई पॉसिबल वे हैं जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये एक ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है, ये एक बोट की हेल्प ले सकते हैं रिवर को क्रॉस करने के लिए, या ये स्विम भी कर सकते हैं, ये तैर के भी रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये अपने गोल को अचीव करने के लिए ये सोच रहे हैं, ठीक है, जिस भी पॉसिबल मेथड के बारे में सोच रहे हैं। अब अगर हम बात करें, अगर उस रिवर के ऊपर ब्रिज नहीं है तो ब्रिज बनाने में भी टाइम लगेगा, तो ये इजीली अचीवेबल मेथड नहीं, ठीक है। रिवर बोट में भी हो सकता है कि वहाँ अवेलेबल हो, ना अवेलेबल हो तो थोड़ा सा एफर्ट करके हम एक बोट अरेंज कर सकते हैं। और स्विम, अगर वो रिवर छोटी है, फ्लो ज़्यादा तेज नहीं तो इजी है स्विम करना, लेकिन अगर वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो ये एनालाइज करेंगे और जो भी इनको बेस्ट मेथड लगेगा उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूशन की बात कब आएगी? प्लानिंग के बाद। तो प्लानिंग हम कह सकते हैं ये फर्स्ट प्रोसेस है जिससे हम कोई एक्टिविटी या वर्क परफॉर्म।
ठीक है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। तो प्लानिंग हमारे लिए या प्लानिंग हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा, हमारा जो प्लानिंग है, रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। Unnecessary pressure of immediacy. It means when someone perform activity with proper planning, then the pressure of emergency is automatically decline, or we are in the condition to overcome such pressure easily. एग्जाम्पल के लिए आपको सपोज करिए कुछ परचेज करना है, ठीक है, और वो परचेज करने के लिए आपने प्लानिंग बना रखी थी, आपकी एक सैलरी थी, उस सैलरी से आप लोग सपोज कि हमें एक कार परचेज करनी है, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसके लिए सेव कर रहा था, ठीक है, उसकी सेविंग सपोज करिए कार की जो प्राइस है वो 5 लाख है और वो पर मंथ नियर अबाउट 20,000 सेव कर रहा था। आफ्टर 3 years वो कार को परचेज करने गया एजेंसी पे और उसे पता चला है जो कार की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है 50,000, यानी कि आज वो कार 5,50,000 रुपीज की। इस इंडिविजुअल की प्लानिंग प्रॉपर थी तो ये इस कार को इजीली परचेज कर सकता है। अगर हम इसकी सेविंग की बात करेंगे तो इसकी सेविंग मोर देन 6 लाख रुपीज है और वो इस कार को इजीली परचेज कर सकता है। तो हमारा ये पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट था यही बता रहा था, अगर इफ वी प्लान प्रॉपर देन द प्रेशर ऑफ इमीडिएसी इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस। ठीक है बेटा, इसके बाद हम सेकंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है बेटा, चांस ऑफ मिस्टेक। चांस ऑफ मिस्टेक क्या होंगे बेटा? ऑलवेज रिड्यूस। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं, अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन में या एग्जामिनेशन में जो एरर होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो प्लानिंग ऑलवेज हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ मिस्टेक। जो एरर है वो डिक्लाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लान। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। क्रिएटिविटी। क्या करेगी बेटा? इंक्रीज। प्लानिंग ऑलवेज इंक्रीज क्रिएटिविटी। प्लानिंग अगर हमारी प्रॉपर होगी तो हमारा एक गुड कंट्रोल ओवर एक्टिविटी होगा, या हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से उसको समझ चुके होंगे, हम उसको कई बार कर चुके होंगे। तो इनोवेटिव आइडियाज ऑटोमेटिकली डेवलप। एग्जाम्पल के लिए जब हम प्री प्राइमरी क्लासेस में थे तो हम अल्फाबेट ए को टीचर की हेल्प से लिखते थे डॉट डॉट और लाइन को मर्ज करते। ठीक है, करंट सिनेरियो में क्लास 12 में आने के बाद या और सीनियर क्लासेस में आने के बाद हम अब कई तरीके से लिख सकते हैं। आपने देखा हो कि अल्फाबेट्स को लोग अपने तरीके से अब लिखते हैं, स्टाइल यूज करते हैं, अपना खुद का एक फॉन्ट स्टाइल, हर किसी की राइटिंग डिफरेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी।
तो प्लानिंग क्या करता है, हमारा क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ये गुडविल को इंक्रीज करता है या गुड नेम को डेवलप करता है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं, एग्जांपल के लिए सपोज करिए हमारे घर में किसी की शादी है, ठीक है, हमें कुछ एक्टिविटी मैनेज करने के लिए दी गई हमारे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा और हमने एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। सपोज करो हमारे यहाँ मेहंदी का डांस फंक्शन होना था या कोई भी डांस फंक्शन होना था, हमने बढ़िया सा कोरियोग्राफर बुलाया और सबको बढ़िया सी डांस प्रिपेयर कराई। उसके बाद जिस दिन फंक्शन हुआ सभी ने अपनी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, फूडिंग, क्लोथिंग, सारी चीज़ें वेल अरेंज थी, तो लोग क्या करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। यानी कि लोग एक एग्जाम्पल के रूप में आपको सेट कर लेंगे, लोग ये बताएंगे कि हम उनके यहाँ गए थे भैया, शादी में इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। जैसे आप लोग भी कई जगह नोटिस करते हो चीज़ों को। तो प्लानिंग हमारी क्या करेगी, हमारी गुडविल को और गुड नेम को इंक्रीज करेगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीज एफिशिएंसी। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्लानिंग ऑलवेज इंप्रूव या इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी विद एक्यूरेसी। हम किसी भी काम को कितनी एक्यूरेसी के साथ या कितनी कम मिस्टेक के साथ कितनी कम टाइम में कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट जो प्लानिंग है इट ऑलवेज इंक्रीज द एफिशिएंसी और वी कैन से दैट द एक्टिविटी परफॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए जब आप क्लास फर्स्ट में थे या क्लास नर्सरी में थे तो अल्फ़ाबेट लिखने में मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट हिंदी के अक्षर लिखने में हमें प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब हम उन अक्षर को कई बार लिख चुके हैं। रिपीटिशन ऑफ दीज अल्फ़ाबेट वी परफॉर्म मैनी टाइम, तो आज उन अल्फ़ाबेट्स को हमें लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब हमारी एफिशिएंसी उस मैटर में कैसी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी हो चुकी है। लास्ट है हमारा टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है बेटा, यानी कि दूसरों के साथ हमारा काम करने का जो लिंक है वो कैसा हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग इंक्रीज करेगा। एग्जांपल के लिए किसी भी एंटरप्राइज के दो एम्प्लॉई हैं, ठीक है, या हम कोई भी दो डिपार्टमेंट ले सकते हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, दूसरा परचेज डिपार्टमेंट है। तो अगर वो लोग दोनों प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, यानी कि जो कनेक्शन रहेगा, वो कैसा रहेगा, एकदम अच्छा बना रहेगा और अपने वर्क को वो बहुत ही स्मूथ वे में परफॉर्म कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब हमारा जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है उसके 3 और 5 मार्क्स में आने के चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज। जब भी आप किसी भी टूर्नामेंट को, ठीक है, या कोई भी टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, टूर्नामेंट के बारे में हम वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कमेटीज को देखेंगे, उसके बाद हम टूर्नामेंट को देखेंगे। वेरियस स्पोर्ट्स कमेटी, वेरियस स्पोर्ट्स कमेटी। देखिए स्पोर्ट्स कमेटीज क्या होते हैं,
स्पोर्ट्स कमेटीज आर ग्रुप ऑफ पर्सन विथ स्पेसिफिक वर्क एंड स्पेसिफिक पावर। ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोगों को काम दे दें, वर्क तो अलॉट होता है, लेकिन उनको पावर ना दी जाए, पावर अलॉटेड ना की जाए, तो हमें एक्टिविटी परफॉर्म करने में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। हमारे एक बहुत ही फेमस पर्सन है जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, हेनरी फ्यूल्स। तो हेनरी फ्यूल्स का एक प्रिंसिपल है डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड पावर। हमें अगर किसी को काम देना है, अगर हम किसी एम्प्लॉय से या किसी भी इंडिविजुअल से कोई काम कराना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारी पावर भी हमें उस इंडिविजुअल को देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए हम सपोज करो हमें आपसे बुक परचेज करानी है ना, और बुक परचेज करने की तो पावर हमने आपको दे दी, लेकिन उस बुक को परचेज करने के लिए पैसे खर्च करने की पावर आपको नहीं दी, यानी कि पैसे आपको नहीं दिए गए, तो आप बुक परचेज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज या स्पोर्ट्स कमेटीज क्या होती हैं? ये ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जिनको हम स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन करते हैं विद स्पेसिफिक पावर। देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले जो कमेटीज के हेड होते हैं उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ये हेड होते हैं जो सभी कमेटीज को कंट्रोल करते हैं और उनको ड्यूटी असाइन करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर क्या करते हैं? एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन कमेटीज कई सारे तरीके की होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में वो लोग रहते हैं जो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। आपके सिलेबस में आपकी बुक में कई सारी कमेटीज दे रखी है बेटा, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। मैक्सिमम कमेटीज क्या करती हैं? अपने नाम से ही अपनी वर्किंग एबिलिटी के बारे में बता देते हैं, कुछ कमेटीज को छोड़ के। एग्जांपल के लिए जैसे हम बात करते हैं पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी पब्लिसिटी कमेटी क्या करती है हमारी? आप सभी को पता है पब्लिसिटी का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। तो पब्लिसिटी कमेटी क्या करती है हमारी? उस इवेंट या जो भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस इवेंट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करेगी? वो सिंपल सा है कि वो जो इवेंट है वो किस वेन्यू पे होगा, वेन्यू ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट, डेट ऑफ इवेंट, किस डेट में होगा, ठीक है, और कंडीशंस ऑफ इवेंट, उस इवेंट की क्या क्या कंडीशंस है। एग्जांपल के लिए क्या एंट्री फीस है या किस एज ग्रुप के लोग उसको उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें कौन बताएगा हमें? पब्लिसिटी कमेटी। दूसरा है हमारा रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का हमारा वर्क बहुत ही आसान होता है। व्हेन टीम्स और पार्टिसिपेंट अप्रोच द वेन्यू, पब्लिसिटी कमेटी ने एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों को बताया, फिर लोगों ने हमारे यहाँ उस वेन्यू पे रीच करना स्टार्ट किया। तो रिसेप्शन कमेटी क्या करेगी? उनकी एंट्री करेगी और उनको कुछ रूम अलॉट करेगी स्टे करने के लिए, और उस रूम की देखभाल के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको कहते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग का मतलब है सिंपल सा कि कोई भी टीम आपके पास आई तो हम उनको एक प्रॉपर शेल्टर या एक प्रॉपर जगह प्रोवाइड कराएंगे जहां वो स्टे कर सकें और अपने लगेज को अच्छे से सेफली रख सकें।
इसके बाद स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी सिंपल, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होता है या नियरेस्ट बस स्टैंड होता है वहां से टीम्स को पिक करती है या पार्टिसिपेंट को पिक करती है और वेन्यू तक लेके आती है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इवेंट और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टास्क उनको वो नियरेस्ट स्टेशन से वेन्यू से नियरेस्ट स्टेशन तक ड्रॉप करते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी का काम सिंपल सा रहता है स्टूडेंट कि इन ड्यूरेशन ऑफ कंपटीशन या इन ड्यूरेशन ऑफ स्टे किसी भी पार्टिसिपेंट या किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई चोट लगती है, दैट इंजरी इज माइनर, तो दे प्रोवाइड देम अ ट्रीटमेंट दैट इज नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल और फॉर क्योरिंग देयर पेन, एलिमिनेटिंग देयर पेन। फर्स्ट एड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारा ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या करता है स्टूडेंट, हमारे लिए जो अरेंजमेंट ऑफ प्लेइंग ग्राउंड होता है, प्रॉपर ग्राउंड की मार्किंग और जो भी प्लेइंग इक्विपमेंट है उनको अरेंज कराता है। ये सारे काम किसके रहते हैं, हमारे ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। जो मेन इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जिनके नाम से वर्किंग क्लियर नहीं होती बेटा, उसमें एक तो सेरेमोनी कमेटी। सेरेमोनी कमेटी, सेरेमोनी कमेटी क्या करती है, हमारी सेरेमनी अरेंज कराती है, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी। जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है तो हम कुछ कल्चरल एक्टिविटी, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए कि हमारा इवेंट इस तरीके का है, तो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग सेरेमनी। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इवेंट हम सेम कल्चरल एक्टिविटी और गिफ्ट वगैरह पार्टिसिपेंट जो विनर होते हैं उनको देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग सेरेमनी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ ट्रॉफीज एंड प्राइज। तो बेटा आंसर जो होगा वो होगा हमारा सेरेमनी कमेटी। सेरेमनी कमेटी ही सारी की सारी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी की जिम्मेदारियों को, तो सारी चीजें कौन अरेंज करेगा बेटा, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट वगैरह, सेरेमनी। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको ट्रॉफीज कमेटी, अवार्ड कमेटी दे देंगे, लेकिन वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। राइट आंसर क्या होगा, सेरेमनी। इसी तरीके से फाइनेंस कमेटी, क्योंकि आप कोई भी इवेंट या कोई भी एक्टिविटी विदाउट मनी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फाइनेंस कमेटी हमारी वो कमेटी है जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड करती है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फंड। ये पैसे को अरेंज करते हैं, सोर्स ऑफ मनी को अरेंज करते हैं, जिससे कि ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्सपेंस है वो मीट आउट होते हैं सारे के सारे, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मनी, और पैसे को एक बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हैं। ये काम किसका है, हमारा फाइनेंस कमेटी है। तो फाइनेंस कमेटी नाम से नहीं पता चलता, लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो इजीली इसको ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस कमेटी या फाइनेंस मैनेजर किस तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। या फाइनेंस वर्ड का मतलब किससे रिलेट करता है, मनी, अरेंजमेंट ऑफ मनी एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। ये काम किसका है, हमारा फाइनेंस कमेटी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने देखा प्लानिंग का मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, रूट मैप किस तरीके से बनाना चाहिए, हमारा गोल किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। फिर हमने देखा कि वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज या कौन कौन सी स्पोर्ट्स कमेटी है और उनका क्या क्या वर्क है। तो स्टूडेंट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया वो आपको सेरेमनी कमेटी, क्योंकि सेरेमनी कमेटी अरेंजमेंट ऑफ ट्रॉफीज, अवार्ड हमारे लिए करता है, और साथ के साथ डेकोरेशन का सारा काम कौन करेगा, सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन की अगर कहीं बात आती है तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था 1 वर्ड में कि विच कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशन ऑफ पंडाल्स, तो द राइट आंसर इज सेरेमनी कमेटी। इसी तरीके से विच कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फंड, द आंसर इज
फाइनेंस कमेटी। या विच कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी इंजरी इन ड्यूरेशन ऑफ या प्रोवाइडिंग प्राइमरी ट्रीट इज कॉल्ड फर्स्ट एड कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, बोर्डिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, इस तरीके से और भी कमेटीज हो सकती हैं जिनके वेरियस वर्क हो। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टूर्नामेंट और टाइप ऑफ टूर्नामेंट, जो आपका एक मेजर टॉपिक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।